मेरे चाचू का बेटा मुझे रात को ट्यूशन पढ़ाने आता। जब सब घर वाले सो जाते तो वो मेरे बिस्तर पर आता और कहता जहाँ और भी मज़ा आएगा पढ़ने का। और वो हर रात मेरे बिस्तर पर ट्यूशन देता और चला जाता। एक रात उसने होश ही उड़ा दिए। मेरा नाम सबा है और अब मेरी उम्र 32 साल है। ये कहानी उस वक़्त की है जब मैं सिर्फ 18 साल की थी और हमारे मैट्रिक के इम्तिहानात बिल्कुल करीब थे। मैं पढ़ाई में ना तो बहुत कमज़ोर थी और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन। इसीलिए इम्तिहानात की अच्छी तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी की रहनुमाई और मदद की ज़रूरत थी। हमारे घर के पास ही मेरी चच्ची का बेटा इमरान रहता था, जिसने बीए मुकम्मल कर लिया था। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि वो इमरान भाई से बात करें ताकि वो अपने फ़ारिग वक़्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए किसी दूर जगह नहीं जाना पड़ेगा, आने-जाने की परेशानी से बचत होगी और मेरा वक़्त भी ज़ाया नहीं होगा। अम्मी इसी दिन इनके घर गईं और इमरान भाई से बात करके आईं। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान भाई हर शाम 7 से 9 बजे तक हमारे घर आकर मुझे पढ़ाने पर राज़ी हो गए हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। इस दिन मैंने घर के तमाम काम जल्दी-जल्दी ख़त्म किए और अपनी किताबें सँभाल कर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गई। शाम के तकरीबन साढ़े 7 बजे इमरान भाई हमारे घर तशरीफ़ लाए। इनकी उम्र इस वक़्त 25 साल के करीब थी और वो काफ़ी सुलझी हुई और पुरवकार शख्सियत के मालिक थे। रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अच्छा तो मेरी शागिर्द इम्तिहानात की तैयारी के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने भी एहतराम से सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी भाईजान। उन्होंने मेरी तारीफ़ करते हुए कहा, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस मज़मून में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती है? मैंने बताया, मुझे रियाज़ी और अंग्रेज़ी में थोड़ी परेशानी होती है। इस पहले दिन कोई ख़ास पढ़ाई तो ना हुई, अलबत्ता इमरान भाई ने अपनी दिलचस्प बातों और छोटे-छोटे चुटकुलों की मदद से मेरी घबराहट बिल्कुल दूर कर दी। अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि मैं भी इनकी बातों का जवाब हँसकर देने लगी। मेरा रवायती चंचलपन बेदार हो चुका था। इमरान भाई ने मुझे रियाज़ी के कुछ सवाल हल करवाए और अंग्रेज़ी की पढ़ाई कल से शुरू करने का कहा। जब वो जाने लगे तो मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, भाईजान चाय तो पीते जाएं। वो भी बैठ गए चाय पीने और थोड़ी गपशप के बाद उन्होंने कल शाम ठीक 7 बजे आने का वादा किया और रुखसत हो गए। कुछ रोज़ का यही मामूल रहा। इमरान भाई वक़्त के बहुत पाबंद थे। वो ठीक वक़्त पर आते और अपना काम ख़त्म करके चले जाते। इनकी शख्सियत तो पुरकशिश थी ही, मगर इनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज़ भी इतना लाजवाब था। मैं दिल ही दिल में इनकी सलाहियतों में गिरफ़्तार हो चुकी थी और अब हमारे दरमियान काफ़ी बेतकल्फ़ी भी हो गई थी। एक दिन इमरान भाई मुझे रियाज़ी के मशक करवा रहे थे कि अम्मी ड्राइंग रूम में चाय लेकर आईं। उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोली, बच्चों चाय ठंडी होने से पहले ही पी लेना। और ये कहकर वो वापस किचन में चली गईं। जब मशक ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर इमरान भाई की तरफ बढ़ाई। न जाने क्या हुआ, अचानक मेरा हाथ कांप गया और सारी गर्म चाय इमरान भाई के ऊपर गिर गई, जिससे इनकी शर्ट पूरी तरह भीग गई। ये देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं घबरा कर दौड़ी और अंदर से तौलिया उठा लाई। मैं बार बार इनसे माजरत कर रही थी और तौलिए से इनकी शर्ट साफ करने की कोशिश में लग गई। इमरान भाई, आप चले तो नहीं? मैंने परेशानी में मसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा हाथ रोका और बोले, चाय से तो नहीं जला, अब तुम आराम से बैठ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी तौलिए से इनकी शर्ट साफ करने की जिद कर रही थी। आखिरकार इमरान भाई ने मुझे सख्ती से रोका और बोले, बस करो सबा, सब ठीक है। तुम खामख्वाह इतनी परेशान हो रही हो। घर में सब मुझे सबा ही कहते थे। इमरान भाई के बार बार कहने पर मैं बैठ के तो गई, मगर दिल ही दिल में खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी कि मेरी लापरवाही की वजह से उन्हें इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। जब मैंने इमरान भाई को इस कदर शफ़क़त और नरमी से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे यूँ रोते हुए देखा तो हैरत से बोले, अरे सबा, तुम रो क्यों रही हो? तुमने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है। चाहे तो बस एक इत्तेफाकी हादसे की वजह से गिरी है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ कि ये एक हादसा था,
لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی لاپرواہی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، اور اس غلطی کی پوری ذمہ دار صرف میں ہوں۔ عمران بھائی شاید ماحول کی سنجیدگی کو ختم کرنا اور اسے دوبارہ خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے مسکرا کر بولے، اچھا چلو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے چھوٹے موٹے حادثات روز کیا کرو۔ وہ ہنس رہے تھے، اور ان کی یہ ہلکی پھلکی گفتگو اس وقت میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر میرے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے کہا، چلیے پھر وہیں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جہاں سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے کتاب کھولنا چاہی تو عمران بھائی نے روکتے ہوئے کہا، بس آج کے لیے اتنا ہی کام کافی ہے، اب بقیہ پڑھائی کل دیکھیں گے۔ میں اب چلتا ہوں، کیونکہ اس حالت میں تمہیں مزید کچھ نہیں پڑھا سکوں گا۔ عمران بھائی اپنے کس حالت کے بارے میں بات کر رہے تھے، مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں تو معصومیت میں یہی سمجھی کہ وہ اپنی بھیگی ہوئی شرٹ اور کپڑوں کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہیں۔ ان کے دل میں میرے لیے احترام اور اپنائیت کا کیا نیا احساس بیدار ہو چکا تھا، میں اس سے بالکل انجام تھی۔ ان کے جانے کے بعد بھی یہ پورا واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔